लेकिन उस पर लिखित भी होगा कि जो अधिवक्ता जहाँ बैठता है, जैसे दोनों लाल बिल्डिंग के बीच में जो अधिवक्ता बैठे हैं, जब डिस्पोजेस होंगे तो उनको 24 कच्ची में जो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है उसका 60% जगह देंगे उनको स्थापित करने के लिए। मंडल स्तर पर एक सदस्य का होना अनिवार्य है। सरकार विधान परिषद की जो सीटें हैं हर वर्ग के लिए आरक्षित है सिवाय अधिवक्ता के। एडवोकेट की भी एक सीट होनी चाहिए। ये देखा जाए तो शिक्षा में इतना खर्च हो जाता है कि जब शिक्षा में खर्च हुआ, डिग्री प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए पंजीकरण का शुल्क ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, लिखते हैं उसमें आजीवन, और एक COP लगा दिए कि 5 साल। ये पैसा लेने का एक नया तरीका है जो नहीं होना चाहिए, जो एकदम गलत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि ईश्वर की बनाई हुई सभी रचना श्रेष्ठ होती है। हमें जीवन में किसी से अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वो श्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर कृति श्रेष्ठ मानी जाती है, और जो श्रेष्ठता होती है वो जीवन में अनुभव को आत्मसात करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। जहाँ तक अधिवक्ता समाज का प्रश्न है, तो अधिवक्ता जीवन में जो अधिवक्ताओं को रेगुलेट करने की जो बॉडी है जिले स्तर पर, जो बार एसोसिएशंस हैं, वो अधिवक्ताओं के कार्य व्यवहार को, उनके आचरण को वो नियंत्रित करती हैं और उनके तमाम सारी समस्याओं का वो समाधान भी करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक अधिवक्ता से बातचीत करेंगे। मनोज कुमार पांडे जी हैं, जिनका नाम मनोज कुमार पांडे जी हैं, और आप सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपसे हम आपके जीवन वृत्ति पर भी बातचीत करेंगे और आपकी कार्यकारिणी की जो उपलब्धियां हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और थोड़ा सा आपका जो विधि व्यवसाय है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया है कि मनोज कुमार पांडे आपका नाम है, तो थोड़ा सा आपके जीवन वृत्ति पर मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं और आपका जो मूल स्थान है, गांव है, वो कहाँ है, जन्म स्थान, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बड़हन के निकट एक सिद्धुआपार गांव है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। अच्छा। और इस वर्तमान समय में माता पिता दोनों दुनिया में नहीं हैं। और मेरे पिताजी का नाम श्री राम सरज पांडे था और माताजी श्रीमती मसाली देवी। अच्छा, तो आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी प्राथमिक शिक्षा बड़हन से शुरू हुई थी। मैं BA तक बड़हन में पढ़ा हूँ। अच्छा। MA और LLB की डिग्री मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हूँ। अच्छा, और विधि व्यवसाय में आपका हुआ है? 1987 में मैं विद लॉ की डिग्री हासिल करके मार्च 88 से लगातार आप विधि व्यवसाय में हैं? विधि व्यवसाय में। तो किस क्षेत्र को आपने अडॉप्ट किया, सिविल या फौजदारी? फौजदारी की। अच्छा। पूर्ण रूप से फौजदारी का ही वकालत करता हूँ। सिविल आज तक मैंने छुआ नहीं। अच्छा, तो आप जो है कि इच्छा कैसे हुई कि हम वकालत के क्षेत्र में जाएं? आप पिताजी की इच्छा थी या आपके अंदर स्वतः स्फूर्त भाव से आपकी इच्छा थी? सच्चाई है कि मैं जब BA का स्टूडेंट था तभी से मेरे मन में था कि मैं अधिवक्ता ही बनूंगा। अच्छा। जबकि मैं जब MA किया दर्शन शास्त्र से, तो मुझे उस समय बड़हन डी कॉलेज में सहायक अध्यापक की नौकरी मिली हुई थी। अच्छा। क्योंकि और मैं उस अध्यापक की नौकरी को मैं त्याग किया, LLB किया और वकालत में आया। क्योंकि अच्छा, बताइए कि आप जो है इस समय वर्तमान में आप सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आप इसके पूर्व भी यहाँ चुनाव आप लड़े थे? मैं इसके पूर्व 2007 से लेकर 9 तक महामंत्री के पद पर यहाँ मेरा चयन हुआ था। मैं विश्वविद्यालय में भी। अच्छा, छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे? छात्र राजनीति में था। मैं चुनाव भी लड़ा था और एक बार न्यायिक समिति का सदस्य भी था। दूसरी बार चुनाव हार गया, चूँकि उस समय प्रोफेसर उदयराज आए कि ये व्यक्ति कि कोई भी व्यक्ति ला का व्यक्ति चुनाव न लड़े। अच्छा, मतलब उनका अनुशासन हम लोग को जिसकी वजह से आप जो है अच्छा। तो अच्छा, आप अध्यक्ष जो है इस समय वर्तमान में हैं, तो गोरखपुर के जो सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं के लिए तमाम सारी समस्याएं बताई जाती हैं, तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आपने अब तक के कार्यकाल में क्या क्या किया है? देखिए,
अधिवक्ताओं के सामने वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी सरकारी अनुदान अधिवक्ताओं को नहीं मिल रही है। हमने प्रयास किया है, अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और वार्ता क्रम में उन्होंने कहा कि मैं पूरा हाथ खोल करके जितना पैसा कहीं दे देता हूँ, आप सिर्फ हाई कोर्ट से NOC ला दीजिए। अंत में उन्होंने कहा कि कम से कम 100 चैम्बर में आपके दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी NOC नहीं मिली है और उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बार में आएंगे और इस संबंध में घोषणा स्वयं करेंगे। मतलब ये सौभाग्य आपको मिलेगा, आपके कार्यकाल में ये उपलब्धि मिल सकती है? एकदम निश्चित रूप से मिलेगी। हमने अभी देखे होंगे कि यहाँ इस लाइब्रेरी कक्ष का बड़ा ही अभाव था, एक सुंदर और अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी। ई-कोर्ट हमने लाया है। ई-कोर्ट पीछे जो हमारा ये जो कंप्यूटर दिख रहा है, ये ई-कोर्ट लाइब्रेरी है। अच्छा। अब स्थिति है कि यहाँ हर अधिवक्ता नॉमिनल शुल्क पर जिस रूलिंग को चाहे वो तुरंत प्राप्त कर लेगा। अच्छा, मतलब ये अपने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर और जितने प्रदेश हैं लेटेस्ट रूलिंग यहाँ उपलब्ध है। लेटेस्ट रूलिंग आपको इसमें वर्तमान में मिल रही है। तो ये लाइब्रेरी की एक बहुत बड़ी समस्या जो थी उसको आपने जो है दूर कर। अधिवक्ताओं सिर्फ पुस्तक के बल पर चलता है। बिल्कुल। और रूलिंग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और रूलिंग आज की डेट में जो भी रूलिंग आदमी चाहे हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, लाल बिल्डिंग की समस्या है कि लाल बिल्डिंग को गिरा करके जो है वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनाए यानी कि योजना है। क्योंकि जहाँ तक लाल बिल्डिंग का सवाल है, ये विवाद काफ़ी दिन चल रहा है और 2009 में माननीय न्यायमूर्ति आए थे और उसके एक शिलान्यास भी किए थे। क्योंकि वो लाल बिल्डिंग का प्रकरण इस तरह से है कि अगर आज की जो पुराने नक्शे बने हुए हैं उसके आधार पर उस लाल बिल्डिंग को बनाया जाए तो लगभग 75% कचहरी उससे प्रभावित हो रही है। अच्छा। अब वार्ता हुई है, वार्ता क्रम में वो इस स्तर पर आ गए हैं कि हम लाल बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है सिर्फ वहीं बनाएंगे। अच्छा। यानी जो पूरब और पश्चिम उत्तर दक्षिण कवर कर रहे थे उसको छोड़ने का प्रस्ताव आ गया है। अभी हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी अधिवक्ता चैम्बर के लिए उपलब्ध करा दूंगा, जिससे चैम्बर की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। अच्छा। इस पर वार्ता चल रही है। इस मामले में अक्सर ये देखा जाता है कि जो कार्यकारिणी होती है वो तो प्रयास करती है, लेकिन जो कार्यकारिणी में आने के लिए आतुर होते हैं लोग, जो लोग चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के इस तरह का आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग चुका है कि आप लोग भी जब सत्ता से बाहर थे तो आप लोग भी विरोध किया करते थे और आज आप ये सही है। कहाँ तक सत्य है ये? हर व्यक्ति, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे समाज के व्यक्ति हो, विरोध सरकार का ही करता है और सत्ता का ही करता है। तो सत्ता का विरोध होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विरोध से डर करके अच्छे काम को नहीं रोका जा सकता है। विरोध से डर के अच्छे काम को नहीं रोका जा सकता, ये तो सही कह रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के आप सामंजस्य कितना स्थापित कर लिए हैं इसको बनने वाले? यहाँ जो भी थोड़ा बहुत विवाद है वो हमारी साधारण सभा की एक निर्णय की प्रतीक्षा में है। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से लेकर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय तक आश्वासन दे चुके हैं कि जिस सुविधा से अधिवक्ताओं का कल्याण होगा उतना ही बनेगी, उससे अधिक जमीन नहीं लेंगे। अच्छा। जमीन पर भी हो गया कि हम ऊपर बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहले प्रस्तावित था 5 मंजिला, अब G+7 हो गया। अच्छा, ग्राउंड +7 G+7 हो गया कि चूँकि 2 फ्लोर अधिवक्ताओं को दे रहे हैं, फिर उनको 5 फ्लोर ही मिल रही है कोर्ट के लिए, तो G+7 करके। तो जैसे अगर आपके कार्यकाल में अगर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो कैसे आप आम अधिवक्ताओं को ये आश्वस्त करेंगे कि अधिवक्ताओं जो चैम्बर अधिवक्ताओं से छीना जाएगा या ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है। जैसे मान लीजिए कि हम इस पर वार्ता हुई है और वार्ता क्रम में तय हुआ है, हालांकि अभी लिखित नहीं है लेकिन उस पर लिखित भी होगा कि जो अधिवक्ता जहाँ बैठता है, जैसे दोनों लाल बिल्डिंग के बीच में जो अधिवक्ता बैठे हैं, जब डिस्पजेस होंगे तो उनको 24 कक्षी में जो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है उसका 60% जगह देंगे उनको स्थापित करने के लिए। प्रयास ये किया जाएगा कि पड़ोसी न बदले, पड़ोसी न बदले। बिल्कुल, मतलब जो जिस क्रम में आप बैठ रहा है उसी क्रम में वहाँ भी बैठे। अच्छा। और
उसके वार्ता बाद ये भी हो चुकी है कि उसी क्रम में बिल्डिंग की निर्माण शुरू होने के पहले ही यहाँ के चैम्बर भी अलर्ट कर दिए जाएंगे कि कौन अधिवक्ता फिर कहाँ आएगा। यानी जो अधिवक्ता वहाँ जाएंगे 24 के नीचे, उनको वापस यहाँ लाना है तो उनको उसी क्रम में चैम्बर दिया जाएगा जिस क्रम में यहाँ बैठते हैं। अच्छा, मतलब वो उनको अस्थायी रूप से उनको अस्थायी रूप वहाँ से, स्थापित और वो किया जाए। पीरियड सिर्फ 1 साल का मांगा जाए कि अच्छा। 1 साल के अंदर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना करके आपको दे देंगे, अधिवक्ता यहाँ स्थापित हो जाएंगे, बाद में ऊपर कोर्टें बनेंगी। अच्छा, यहाँ अब अधिवक्ताओं के कंडोलेंस को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या कार्य में बाधा को लेकर के उत्पन्न हो रही नहीं, है। देखिए कार्य में बाधा नहीं है। हम अधिवक्ता को सम्मान मिलना चाहिए और वो प्रतीक होता है उनके, क्योंकि दाह संस्कार में लोग जाते हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम अधिवक्ता दाह संस्कार में व्यस्त रहते हैं, इस नाते उस दिन काम करना संभव नहीं रहता है। और दाह संस्कार में व्यस्त होने के नाते हम न्याय कार्य से विरत रहते हैं। बिल्कुल। हम हमेशा कार्य में सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय भी आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे प्रदेश का गोरखपुर एक ऐसा जिला है जहां न्यायिक कार्य से विरत का प्रस्ताव बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है। इसका मतलब यहाँ न्यायिक कार्य से लगता है लोगों को कि यहाँ हम बहुत ज़्यादा जो है विरत हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर में गोरखपुर पहला जिला है जहाँ सबसे कम स्ट्राइक होती है। सवाल कंडोलेंस का है। कंडोलेंस में जो है कंडोलेंस में चूंकि इसको विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? कंडोलेंस के लिए माननीय उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उनके हिसाब से 3.5 बैग कंडोलेंस होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने कंडोलेंस को रोका नहीं है। कंडोलेंस उसी तरह से होती है, चूँकि हम उपलब्ध नहीं हैं इस नाते कार्य नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अधिवक्ताओं को जो मिलने वाली राशि है, जैसे बीमार अधिवक्ताओं के लिए जो आपकी बार एसोसिएशन सुविधा देती है, या जिन अधिवक्ताओं की मृत्यु हो जाती है, यह है कि हमारे यहाँ साधन सीमित हैं, आय का कोई स्रोत नहीं है। आय का एकमात्र स्रोत हमारे यहाँ एक वकालतनामा और पर्चाबाज है, लेकिन उस सीमित आय से हम अपने जो भी बीमार अधिवक्ता हैं उनको कुछ न कुछ सहायता देते हैं। मरने पर भी सहायता दी जाती है। जो हमारे जनरल बॉडी से पास एक प्रस्ताव है उसके अनुरूप उसी दिन या दूसरे दिन हम आरटीजीएस द्वारा उनको सहायता भेज देते हैं। अच्छा, अधिवक्ता हितों की बात जहाँ तक आती है कि अधिवक्ता तमाम सारे अधिवक्ताओं के ऊपर तमाम सारे जो है हमले होते हैं, अधिवक्ताओं के ऊपर FIR हो जाते हैं, अधिवक्ताओं के ऊपर तमाम इसके लिए तो बार काउंसिल ने एक कदम भी उठाया था, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन किन परिस्थितियों में वो कदम पीछे खींच लिया गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। अधिवक्ता हित के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि पिछले महीने राजस्थान में बिल पास हो गया। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार क्यों नहीं पास कर रही है और किस दबाव में है, इस पर वार्ता हो रही है। क्योंकि यह विषय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हम लोग उनसे मांग ही कर सकते हैं, वार्ता उनको करनी है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है निश्चित रूप से बहुत ही अनिवार्य है। अच्छा, जैसे एक समस्या आई, हमने तमाम अधिवक्ताओं से बातचीत किया, जैसे बार काउंसिल के जो निर्णय होते हैं, बार काउंसिल में पूरे प्रदेश से 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। कुछ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमारी वार्ता हुई तो लोगों ने एक सुझाव दिया कि जिस समय अधिवक्ता अधिनियम बना 1960 में 61 में लागू हुआ, तो उस समय प्रदेश में संभवतः जिले ही रहे होंगे 25-30, अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम रही होगी। तो उस समय 25 सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई, जबकि आज जो है 75 जिले हो गए हैं। तो अब प्रत्येक जिले से, आज की डेट में अगर प्रत्येक जिला न लिया जाए तो मंडल तो जरूर होना चाहिए। मंडल स्तर पर एक सदस्य का होना अनिवार्य है। अभी आप देखेंगे कि 2 चुनाव पहले पूरे गोरखपुर या पूर्वांचल कर लीजिए, पूर्वांचल से कोई सदस्य होता ही नहीं था। बिल्कुल। जबकि गोरखपुर की स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर संख्या पर विभाजित कर दिया जाए तो कम से कम 2 सदस्य गोरखपुर से ही होंगे। बिल्कुल। अब संख्या हो गई है ना अधिवक्ताओं की, क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे बड़ी संख्या है। बिल्कुल।
बनारस और अगर प्रत्येक जिले से एक सदस्य जाए तो और बेहतर है ना, नहीं, 75 वो तो सदस्य अगर वहाँ अच्छी जाए। चीज़ है, लेकिन कुछ तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वांचल की उपेक्षा इससे कम हो जाएगी। नहीं तो ये कार्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, संसद से ये जो, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है ये जो है एडवोकेट्स एक्ट। एडवोकेट और इसमें जब आप लोग प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी एसोसिएशन है, आप यहाँ से प्रस्ताव दें सरकार को या बार काउंसिल को दें कि नहीं सब संख्या बढ़नी चाहिए जो है, तो जब तक ये आम मतलब निचले स्तर पर, बेसिक स्तर पर संख्या तो बार काउंसिल एक दूसरी चीज़ हो गई। संख्या बढ़नी चाहिए जो हमारे सरकार की प्रतिनिधित्व में, यानी विधान परिषद की जो सीटें हैं हर वर्ग के लिए आरक्षित है, सिवाय अधिवक्ता के। एडवोकेट की भी एक सीट होनी चाहिए। इसके लिए सरकार से कई बार मांग की जा रही है। मतलब विधि स्नातकों के लिए भी जो है विधि स्नातक के लिए विधान परिषद सदस्य एक होना चाहिए, कम से कम अपनी बात उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नए अधिवक्ताओं की एक और समस्या, चूँकि मैं वार्ता हमारी होती रहती है, नए अधिवक्ताओं का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में बार एसोसिएशन से कहती हैं कि नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए कुछ नगद राशि मिलनी चाहिए। इसके लिए तो कई बार हम लोग लेकिन सर उसमें जो है एक सवाल उससे जुड़ा हुआ हमारा ये है, बच्चों का ये कहना है कि आप अधिवक्ता ही नहीं बना रहे हैं हमें। जब मैं आ रहा हूँ पढ़ के तो हम पता चल रहा है कि 25,000, 20,000, 15,000 आप रजिस्ट्रेशन शुल्क बार काउंसिल हमसे मांग रही है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप जिले स्तर पर जैसे 1,500 रुपये में आप इनरोल्ड कर देते हैं, तो क्या बार काउंसिल स्तर पर ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि बार काउंसिल स्तर पर भी बहुत नॉमिनल पैसे में जो है लड़के का रजिस्ट्रेशन हो जाए, अधिवक्ता बन जाए, फिर आ जाए कचहरी में, फिर आप उससे लीजिए। अब आप बहुत अच्छा सवाल है। ये देखा जाए तो शिक्षा में इतना खर्च हो जाता है कि जब शिक्षा में खर्च हुआ, डिग्री प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए पंजीकरण का शुल्क ही नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। पंजीकरण ये पहली बात आप कह रहे हैं। इस बात को मैं इतने लोगों से इंटरव्यू लिया हूँ, लेकिन इस बात को आप पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। तो शिक्षा पे ही इतना खर्च हो जा रहा है कि खर्च हो जाना है। बच्चे पंजीकरण के लिए फीस कहाँ से लें? डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर। अगर माँ बाप उस स्तर पर नहीं है तो डिग्री लेने के बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बार काउंसिल को पहल करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होना चाहिए ताकि नए लड़के कम से कम अधिवक्ता तो बने। उसके बाद फिर आप उनसे जो है भाई परीक्षा आप जितनी तगड़ी चाहें लेना, जितनी बार चाहें लेना आप ले सकते हैं। पैसा तो ले ही रहे हैं आप, उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल में पैसा ले रहे हैं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, लिखते हैं उसमें आजीवन, और एक COP लगा दिए कि 5 साल। ये पैसा लेने का एक नया तरीका है जो नहीं होना चाहिए, जो एकदम गलत है। गलत है। आप एक बार आजीवन सहसा का शुल्क लेते हैं, अब नया नियम लाते हैं कि 5 साल बाद, हर 5 साल में आप पैसा दीजिए। तो आपके यहाँ बार एसोसिएशन में अगर कोई आजीवन सदस्य हो गया तो आप उससे हर साल सदस्यता शुल्क तो लेते नहीं हैं? नहीं, हमारे तो ये नियम वहाँ भी होना चाहिए कि अगर हम आजीवन सदस्य बन गए तो आजीवन सदस्य हैं, फिर बीच में कोई संशोधन नहीं है, क्योंकि कोई भी नियम पूर्ववर्ती लागू नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वो उसका जो है भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। भूतलक्षी प्रभाव होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप एक बार रजिस्टर कर लिए तो फिर आप भूतलक्षी प्रभाव से उस रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड नहीं कर सकते। और ये अधिवक्ताओं के पर काटने का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। बार काउंसिल भी चाहती है कि अधिवक्ता कम से कम रहें, शासन ये कहती है कि अधिवक्ता ही सबसे अधिक विरोध करते हैं, इनकी संख्या कम कर दो, इनको सीमित कर दो, इनको सुविधा से मुक्त एकदम से लेस कर दो। मतलब शासन प्रशासन अधिवक्ताओं को लेस करने पर तुला हुआ है। तो ये जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की बनती है कि अधिवक्ताओं का संरक्षण, विशेष तौर से आप अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बार एसोसिएशन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अधिवक्ता हितों का संरक्षण। आप गोरखपुर में रहते हैं, विधि व्यवसाय से भी जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ छोटी बड़ी हर समस्या हम लोग शासन और प्रशासन स्तर पर हल कर लेते हैं। कोई समस्या बार काउंसिल नहीं जाती है। इस नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही एक कारण है कि यहाँ स्ट्राइक नहीं होती है। नहीं होते हैं क्योंकि समस्याओं का समाधान वार्ता से होती है। हम लोग हर समय वार्ता के लिए तैयार रहते हैं, वार्ता करके समस्याओं का समाधान करते हैं। अच्छा, महिला अधिवक्ताओं की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, तो महिला अधिवक्ताओं की जो सुविधाएं हैं उनके लिए
जो व्यवस्थाएं हैं देखिए, आपके स्तर से? महिला अधिवक्ता जो है, महिला समाज की आधी बिल्कुल बिल्कुल आदि शक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल। हम बार एसोसिएशन में भी उनके लिए अलग अध्ययन कक्ष बनाए हुए हैं, एक कॉमन रूम ऊपर बना हुआ है, उनके लिए अलग जो सुविधा हमारे पास हो सकती है, अलग बाथरूम बनवाए, उनकी स्टडी रूम अलग हैं, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है तो समाज में विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का विकास भाई नारी सशक्तिकरण की दिशा में, और सरकार भी चाहती है नारी सशक्तिकरण हो, और नारी शक्ति माना ही जाता है, नारी को ही शक्ति माना जाता है। प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कचहरी में भी उनको प्रोत्साहित नहीं, तो हमारे यहाँ जितनी भी महिला अधिवक्ताएँ हैं बहुत प्रसन्न मुद्रा से अपनी वित्त व्यवसाय कर रही हैं। छोटी मोटी परेशानी भी आती हैं, हम लोग अपने स्तर से उसको हल कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल अब जो है, हमने अधिवक्ता से जुड़े हुए तमाम सवालों को मैंने आपसे जान लिया। अब मैं बार और बेंच की तरफ आता हूँ। कहा जाता है कि बार और बेंच न्याय रूपी रथ के दो पहिए हैं और इनमें समन्वय होना चाहिए। तो आपके कार्यकाल में कितना समन्वय रहा है आपका? तो आप तो काफ़ी कार्यकाल, अपना एक लंबा कार्यकाल आप व्यतीत कर चुके हैं, तो किस तरह से इस समन्वय को, ये न्याय रूपी रथ के दोनों जो पहिए हैं, किस तरह से सामंजस्य बना करके चलते कहा रहे जाता है कि न्याय के दो पहिए होते हैं, एक बार और बेंच। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी बेंच अपने को भूल जाती है कि मैं अधिवक्ता समाज से ही निकल के पहुंचा हूँ। सही बात। थोड़ी बहुत मनमुटाव होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि जो भी बात मनमुटाव हैं, जो विवाद हैं, उसको वार्ता से हल कर दिया जाए। आप देखें पूरे कार्यकाल में किसी अधिकारी के खिलाफ या कोई अधिकारी किसी वकील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय भी इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी बड़ी बात को वो स्वयं संज्ञान लेते हैं और अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन, क्योंकि वो भी अधिवक्ता समाज से हैं, तो अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन उनका प्राथमिकता होती है और उस पर विशेष जोर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है आपके विधि व्यवसाय पर थोड़ा सा सवाल मैं कर लूँ कि जैसे आप फौजदारी की वकालत शुरू की है, आज भी फौजदारी की वकालत जो नए लड़के आ रहे हैं वो फौजदारी में ही ज़्यादा आ रहे हैं। सिविल की तरफ जो है लोगों का झुकाव कम हो रहा है, क्या कारण है इसका? क्या आप इसको प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये बहुत ही जटिल सवाल है। कारण है कि हर आदमी की एक इच्छा होती है, और सिविल में ज़्यादातर अधिवक्ता, हमको लगता है कि वो इस नाते में नहीं जा रहे हैं, जो नए अधिवक्ता रहे खास करके, बिल्कुल, वो अपने को पहले दिन से पूर्व वकील मान रहे हैं, बिना संदेह हम बता रहे हैं। सीखने की प्रवृत्ति कम है, वो सीखने की जो लालसा होनी चाहिए। हम लोग भी आए थे, रात भर फाइलें ले आके पढ़ते थे, लिखते थे। आज कोई भी अधिवक्ता पढ़ना नहीं चाहता है। ये एक ऐसा मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि जो अंतिम समय तक किताब से जुड़ा रहेगा वही शुद्ध अधिवक्ता हो पाएगा। पूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन अधिवक्ता हो जाएगा। पूर्ण अधिवक्ता होने के लिए तो पूरी जो लाइफ है वो भी कम है। अच्छा, आपके सीनियर कौन थे? पंडित तारकेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। अच्छा, उनके सानिध्य में आपने? अब महाराज में वकालत करते हैं। अच्छा। वो 90 में चले गए महाराज में। अच्छा, जब जिला बना तो वहाँ चले गए? 89 जिला बना, 90 से चले गए वहाँ। तो पारिवारिक स्तर पर थोड़ा सा एक सवाल में कि आप की शादी कब हुई? 1990 में। अच्छा, तो पत्नी आपकी सेवा में है या गृहिणी है? अच्छा, बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। एक लड़का बड़ा जो है MCA करके दिल्ली प्राइवेट सर्विस भी करता है। अच्छा। वहाँ 2-3 अपने प्राइवेट काम भी शुरू कर दिया है, और छोटा लड़का M.Com करके LLB कर रहा है। अच्छा, तो नए अधिवक्ताओं को कितना ज़रूरी है कि वो किसी सीनियर के सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करें और सीखें, तब जा कर के वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें? वकील तो तभी बन सकता है जब उसको गुरु मिल जाए, और गुरु से अगर शिक्षा नहीं लेता है तो किताबी ज्ञान से वकालत नहीं चल सकती। बिना सानिध्य जरूरी है। सानिध्य जरूरी है। कम से कम 5 से 10 साल तक वो लगातार अपने सीनियर से सीखता रहे। ये सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोई सीनियर कुछ सिखाता नहीं है, उसकी किस तरह से बहस कर रहा है, किस तरह से जिरह कर रहा है, वो देखता रहे
तो अधिवक्ता हो जाएगा। तो आपने बताया कि आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और अधिवक्ता जीवन में भी आप अधिवक्ताओं की राजनीति में भी आपकी सक्रियता बनी रही। सामाजिक जीवन में साहित्य से, साहित्यिक गतिविधियों से कितना आपका सरोकार रहा है? कुछ कविताएं आपको, कुछ गाने होने, कभी गुनगुनाने का कभी शौक रहा? नहीं, या संगीत से मेरा दूर दूर तक लगाव नहीं रहा। अच्छा, साहित्य से कोई लगाव नहीं रहा? गाना वाना सुनने का? नहीं, गाना सुनने का तो हर आदमी को उसमें मनोरंजन होता है, तो आदमी फ्रेश होता है, रिफ्रेशमेंट के लिए गाना, संगीत सुनना चाहिए। संगीत सुनना चाहिए। नहीं, संगीत में बड़ी ताकत होती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप जिस अधिवक्ता समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस अधिवक्ता समुदाय में किसी व्यक्ति को आपके बातों से कोई ठेस लग जाए, कहीं उसे कोई कष्ट हो जाए, तो उस कष्ट को अपने दिल पर न ले, बल्कि उससे आपको अवगत करावे कि अध्यक्ष जी आपकी बातों से मुझे कष्ट हो गया, तो आप निश्चित रूप से उसकी और दुगनी गति से आप उसकी मदद करने के लिए। देखिए, बाड़ी पर संयम होना चाहिए। कभी भी आप पढ़े होंगे छात्र जीवन में, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कहा गया कि मीठी बाड़ी बोलिए, बिल्कुल मन का आपा करो, मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल। ये चीज़ तो है। निश्चित रूप से भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कविता आपके मुखर बिंदुओं से आखिर निकल ही गई। जीवन में देखिए, कविताओं का जो है ना, जो एक एक लाइनें हैं, एक कविता, मैंने एक फिल्म की लाइन है, जिसे फिल्म के गानों को लोग अगर ठीक ढंग से अगर ग्रहण करें तो उसमें भी कुछ लाइनें, किसी भी चीज़ को अगर आप सकारात्मक रूप से देखेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, निगेटिव देखेंगे तो आप हमेशा पीछे तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। सफलता के लिए कर्म ही मुख्य रूप से है, कर्म ही। गीता में भी कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, गीता तो कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो आपका धर्म है, जो कर्म है, उसको जब करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत बेहतर बातचीत किया। दर्शकों, आपने देखा कि सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे जी ने बेहतर तरीके से अपने जो इनका कार्यकाल है उसके बारे में, क्या क्या किस तरह से आप अधिवक्ता हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, अधिवक्ता हितों की लड़ाई किस तरह से आप लड़ते हैं, सामंजस्य कैसे बना रहे बार और बेंच में, परिसर में किस तरह से शांति बनी रहे, इसके अतिरिक्त आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी तमाम सारी जानकारी दी और विधि व्यवसाय से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियाँ आपने दिया है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। पांडे जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।